हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था पॉलिटी में कि हम लोगों ने कुछ अधिनियम डिस्कस करे थे। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सुधार तक डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री सुधार से आगे के जो अधिनियम हैं उनको। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसकी हेडिंग डाल लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919। देखो, भारत शासन अधिनियम 20 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया। ठीक है, 20 अगस्त 1917 यहाँ पे कर लेना, 20 अगस्त 1917। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया। उसका उद्देश्य था भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, क्या उद्देश्य था? भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, दूसरा देखो, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया। क्रमिक रूप मतलब देखो, बनता चला आ रहा था ना, 1909 में बना था। ठीक है, उसके बाद अब ये 1919 में बना। ठीक है, 1919 में बना। इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम ये है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, ये नाम ध्यान रखना, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड नाम ध्यान रखना। ठीक है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड नाम ध्यान रखना। मॉन्टेग जो थे वो भारत के सचिव थे। ठीक है, भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसरॉय थे। मॉन्टेग जो थे वो भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसरॉय थे। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची के पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्य पर केंद्र का नियंत्रण कम करना था। ठीक है ना, मतलब कि सेंट्रल की लिस्ट पहचाननी थी और प्रांत की। काम क्या करना था, जो राज्य थे ना उन पर केंद्र का नियंत्रण कम करना था। मतलब राज्य पर जो केंद्र का नियंत्रण था पहले, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन था, उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना था एक तरह से। ठीक है, केंद्रीकरण को एक तरह से हटाना था। जैसे आज की सरकारें हैं ना, आज की सरकारों को तुम देखोगे, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास भी तो पावर होती है। ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि सारी पावर जो है सेंट्रल के पास नहीं है, कुछ पावर स्टेट्स को भी दी गई है। ठीक है, कुछ पावर जो है स्टेट्स को भी दी गई हैं। तो वही चीज़ कर रहे थे कि जो है पृथक कर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम किया गया, और राज्यों को भी एक तरह से पावर दी जाने लगी। ठीक है, अब देखो आगे देखो, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना, केंद्र को तो था ही, और राज्य को भी अब क्या किया, एक तरह से सूची पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया। मतलब केंद्र को तो पहले था ही, ठीक है ना, वायसराय के पास बहुत पावर थी। अब जो है, जो स्टेट था, प्रांत था, प्रोविंस था उस समय का, उनको भी एक तरह से पावर दे दी गई। ठीक, देखो, प्रांतीय विषयों को दो भागों में व्यक्त किया गया। ठीक है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में व्यक्त किया गया, दो भागों में। पहला था हस्तांतरित विषय, दूसरा था आरक्षित विषय। पहला हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित विषय। ठीक, ये चीज़ लिख लेना कि प्रांत को जो है दो भागों में, प्रांतीय विषयों को दो भागों में, हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित था। ठीक, ये पूछा भी जाता है। अधिनियम के पहले दो सदन वाली व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, इस अधिनियम से क्या हुआ, पहली बार, ये पहली यहाँ लिखा हुआ, टाइप में मिस्टेक हुई है, पहली बार, मतलब अधिनियम ने पहली बार जो है दो सदन वाली व्यवस्था। ठीक है, दो सदन, जैसे आज के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, आज भी तो दो सदन है ना, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, वैसे ही इस तरह की व्यवस्था तब शुरू की गई थी इस एक्ट में, 1919 के एक्ट में। दो सदन वाली, दो सदन का मतलब
दो सदन का मतलब क्या था यहाँ पे, दो सदन का मतलब था लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दो सदन का मतलब था लोकसभा और राज्यसभा। अगला है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य में से 3 भारतीय, ठीक है ना। तो इस जो एक्ट आया इसने कहा कि जो लोकसभा की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें 6 में से जो है 3 कौन होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है, 3 भारतीय होंगे, अनिवार्य कर दिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला देखो, लोक सेवा आयोग गठन किया गया, ठीक है, लोक सेवा आयोग गठन किया गया 1926 में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया, ठीक है। लोक सेवा आयोग समझते हो, जिसको आज यूपीएससी बोलते हैं, जिसको आज यूपीएससी बोलते हैं, उसी का गठन किया गया लोक सेवा आयोग का, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया। यूपीएससी मतलब एक तरह से जो आज आईएएस का एग्ज़ाम करवाते हैं उसका गठन किया गया, ठीक है ना। तो ये 1919 के एक्ट में आया था, ठीक है, तभी इसको लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग कहा जाता था। आज भी, आज जो है इसको तब केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा जाता था, ठीक है, आज यूनियन के नाम से जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं आज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब कि ये जो संस्था है आईएएस या आईसीएस की, ये तभी चल रही है पहली बार, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ठीक है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ये चीज़ ध्यान रखना कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया, मतलब केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का स्वयं अधिकार दे दिया गया। मतलब जैसे आज देखा होगा ना कि यूपी का बजट आया, एमपी का बजट आया, ऐसे इस बिहार का बजट आया, इस तरह नहीं पास होता। सेंट्रल का बजट तो आता ही है, यूपी का बजट आता है, बिहार का बजट आता है, इस तरह देखा होगा, जो करंट अफेयर में पढ़ोगे तो उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह काम शुरू किया गया था एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आखिरी, वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, ठीक है। वैधानिक आयोग का गठन किया गया, इसका काम क्या था, 10 वर्ष के बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे वैधानिक आयोग गठन किया गया, ये चीज़ नोट कर लेना। तो इसमें नोट करने लायक क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे कर लेना 20 अगस्त 1917, ठीक है, 20 अगस्त 1917, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, ठीक है। और 1900 क्रमिक रूप से 1919 पे भारत शासन अवधि बनाया गया और 1921 लागू हुआ। तो ये ध्यान रखना कि लागू कब हुआ था। इसको देखो, मांटेग कौन थे, भारत के सचिव, और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ये नोट कर लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण, बस ये लिख लेना कि राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम करने के लिए किया गया था, बस इतना लिख लेना, ठीक है, राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम करने के लिए, ठीक। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार, मतलब सेंट्रल को और स्टेट को अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार, मतलब कि दोनों को पावर दे दी गई, ठीक है। और प्रांत को 2 भागों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्तांतरी और आरक्षित में विभाजित किया गया, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार, सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं लेकिन ये फिर भी और छोटा कर सकते हो इसको, अधिनियम ने पहली बार 2 सदन वाली व्यवस्था शुरू की, लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुई, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा। और ये भी इंपॉर्टेंट ही है, सारे इंपॉर्टेंट लिखे, बस ये तुम छोटा और कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, 6 में से 3 जो है भारतीय होंगे, इस तरह है ना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और जो है एक तरह से केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया, ठीक है, 1926 में लोक सेवा आयोग गठन किया गया, ठीक है, लोक सेवा आयोग गठन किया गया 1926 में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया, ठीक है ना, ये डेट ध्यान रखना 1926। और ये केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है, विधानसभाएं अपना बजट पेश करने लगी। और एक वैधानिक आयोग का पूछ लेते हैं कि वैधानिक आयोग गठन किस में किया गया, 1909 में, ठीक है, 1909 में, 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, किस में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बस इसमें इतना ध्यान रखना। और देखो नेक्स्ट है फिर साइमन आयोग, इसको बोलते हैं साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगे थे ना। तो नवंबर 1927, ठीक है, नवंबर 1927 की बात है, जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की गई। और इसमें एक अच्छी बात इनके लिए, अंग्रेज़ों के हिसाब से ये थी कि सारे इसमें जो है ब्रिटिशर्स थे, हिंदुस्तानियों को लिया ही नहीं था, मतलब हिंदुस्तानियों के लिए कानून बना रहे हैं और हिंदुस्तानियों को लिया ही नहीं, है ना, कितने बुद्धिमान लोग थे ये, ठीक है। और 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की इन लोगों ने, ठीक है ना, किसने,
ये साइमन कमीशन में, ठीक है। और द्वैध शासन प्रणाली को जो है एक तरह से शुरू कर दिया। मतलब द्वैध शासन प्रणाली जो है एक तरह से जारी रखने की बात करी। और दूसरी क्या बात थी, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ठीक है ना, राज्यों में सरकारों का विस्तार, जो स्टेट थे उसमें सरकारों का और विस्तार, सरकार का और विस्तार किया जाए, ठीक है ना। और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, ठीक है, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की, ठीक है। सांप्रदायिक, जो जिनको नहीं पता मतलब तो सांप्रदायिकता जानते हो क्या क्या होती है सांप्रदायिकता, अगर ये बार बार वर्ड कंफ्यूज कर रहा है सांप्रदायिकता क्या होती है तो मैं बता दूं, सांप्रदायिकता वो होती है जैसे कि दो कम्युनिटी हैं, दो धर्म है, ये ए है ये बी है, ठीक है ना, ये ए धर्म है और ये बी धर्म है। ये ए धर्म की बात कर रहा हूँ और ये बी धर्म किसी बात को लेकर के लड़ाई कर लें, ठीक है ना, धर्म के नाम पे, ठीक है, धर्म के नाम पे लड़ाई कर लें तो उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं, ठीक है। लड़ाई करें या उसी के चर्चा करें या उसी के हिसाब उसी के बेस पे जो है एक दूसरे पे नफरत फैलाएं, उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है ना। देखा होगा आजकल कभी कभार ऐसा हो जाता है, आजकल भी होता है, पहले भी होता था, आजकल भी दो ग्रुप, कभी एक धर्म दूसरे धर्म की बुराई करेगा, दूसरा धर्म पहले धर्म की बुराई करेगा, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है ना। सांप्रदायिकता मतलब दो धर्मों के बीच जो होता है मतभेद, उसको एक तरह सांप्रदायिकता से समझ सकते हो, दो धर्म, ठीक है ना। देखो ब्रिटिश अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम जो है याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, काफ़ी लंबा था, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, 321 धाराएं, ये फैक्ट है, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, ठीक है, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और इकाइयों रियासतों को, मतलब कि देखो पहले क्या था कि जो इंडिया था ना, इंडिया जो था वो उसमें 3 तरह बटा था, मतलब कि सेंटर तो था ही, एक तरह से प्रोविंस भी थे और कुछ रजवाड़े भी थे। रजवाड़े मतलब जो जिसमें राजा रहते थे, मतलब वो राजाओं का शासन था, कुल मिलाकर एक कहने को शासन था, करते तो ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, वो कहने के लिए राजा थे, वो शासन ब्रिटिशर्स का ही चलता था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतों का एक इकाई, राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, मतलब यूनिट, इकाई की तरह माना गया, ठीक है। इसमें 3 सूचियाँ थी, 3 सूचियाँ थी, 3 सूचियाँ थी। पहली थी संघीय सूची, दूसरी थी राज्य सूची, तीसरी थी समवर्ती, ठीक है। पहली संघीय थी, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती। देखो जो संघ सूची थी उसमें 59 विषय थे और जो राज्य सूची थी उसमें 54 थे और जो समवर्ती थी उसमें 36 विषय थे, ठीक है ना। तो संघ सूची में कितने थे, संघ सूची में 59 विषय थे, संघ सूची में 59 विषय थे, ये से ध्यान, संघ सूची में ये 59 और ये 54 जो है राज्य सूची में और ये 36 जो है समवर्ती सूची में, ठीक है ना। 3 सूची थी और उसमें जो है इतने विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ, जो बाकी बची कुछ शक्तियाँ थी वो सारी वायसराय को दे दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी, वायसराय के पास, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन, जो डुअल गवर्नमेंट उसको समाप्त कर दिया गया। बताया था ना डुअल गवर्नमेंट क्या होती है, पिछली वीडियो देख लेना, डुअल गवर्नमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू, हो गई, प्रांत में खत्म हो गई, केंद्र में शुरू हो गई। थर्ड पॉइंट है दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ को बनाए रखा गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार जारी रखा गया। बताया ना सांप्रदायिकता क्या होती है, मतलब कि दो कम्युनिटी हों या दो इस तरह के लोगों के साथ अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस तरह काम किया तो सांप्रदायिकता बोलते हैं। नेक्स्ट है 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित परिषद को, भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है एक परिषद स्थापित की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मताधिकार का विस्तार किया गया, ठीक है। 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, ठीक है। मताधिकार का विस्तार किया गया और 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दिया गया, ठीक है। मताधिकार का विस्तार किया गया और 10% जनसंख्या को, ठीक है, 10% जनसंख्या को मताधिकार
दिया गया। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, अंग्रेज़ थे, इन लोगों ने हम लोग को कभी भी जो है सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया, मतलब जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, कभी इन लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब अम्बेडकर साहब ने देना शुरू किया, देने की बात कही, तो इन लोग को बड़ा बुरा लगा कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो लिटरेसी ही नहीं है, 10% लोग भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, 5 से 6% लोग या 10% मुश्किल से पढ़े लिखे लोग हैं, और तुम उनको जो है वोट का राइट दे रहे हो। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि हम तो दे रहे हैं, तुम लोग को दिक्कत है तो भाई देखते रहो, चिल्लाते रहो, ठीक है ना। तो उन लोग, जो अम्बेडकर साहब ने जब दिया, तो पूरे विश्व में बड़ी खलबली मची, जो संविधान समझने वाले लोग थे, ठीक है ना, क्योंकि अपना संविधान जो है वो एक जगह से तो बना नहीं है, ठीक है ना, यूएसए का भी है, रूस का भी है, आयरलैंड का भी है, साउथ अफ्रीका का भी है, ठीक है, ब्रिटेन का तो है ही है, ब्रिटेन से तो इसने कॉपी की है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का भी है। तो ये सारे देशों में बड़ी वो हलचल मच गई कि अरे वहाँ तो डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हैं, मतलब कि 18 साल से उम्र के लोगों को वोट देने का राइट दे रहे हैं। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि देखो, जो बुद्धि है ना, जो विजडम है, वो स्कूल जाने से नहीं आती, तुम्हारे यहाँ होती होगी, हमारे यहाँ नहीं जाती, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो है विजडम स्कूल जाने से नहीं आती, क्योंकि हमारा इतिहास तुम उठा के देखोगे तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो खुद से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है ना, खुद से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने बड़े बड़े लोगों का नाम बताया, जैसे बुद्ध हो गए, है ना, और कालिदास, है ना, वाल्मीकि, बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि केवल स्कूल जाने से बुद्धि नहीं आती है, ठीक है। तो उन्होंने इसी के आधार पे कहा कि हम तो दे रहे हैं, हमें अपने नागरिकों पे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कभी भी जो है हिंदुस्तानियों को जो है मत का अधिकार नहीं दिया। देखो 10% यहाँ लिखा हुआ है, 10% दिए थे उस समय जनसंख्या को मत का अधिकार। मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई गठन किया गया। तो जो आज आरबीआई है उसका गठन किया गया, ठीक है, मुद्रा और साख के लिए आरबीआई गठन किया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। तो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है ना। उस समय पिछले में बताया था लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, यहाँ पे संघीय लोक सेवा आयोग, ये डायरेक्ट जो है यूपीएससी है, इसको बोलते हैं यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी। और स्टेट्स के लिए एसपीएससी, ठीक है, प्रांतीय, इसको बोलते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ये देखा होगा ना, जैसे यूपीपीसीएस लिख के आता है, तो यूपी तो यूपी है, ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य, से 2 राज्य हैं, ठीक है ना, और इनके ये दोनों राज्य मिल करके अपना एक जो है आयोग बना लेते हैं, और ये इनके यहाँ पीसीएस जो होते हैं उनका गठन करेगा, मतलब पीसीएस जो होते हैं सर्विस, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। मतलब ऐसे आयोग की, मतलब एक तरह से 3 चीज़ समझना, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी और एसपीएससी, ठीक है, और एक जो है कंबाइंड एसपीएससी, ठीक है। कंबाइंड में क्या है कि 2 राज्य मिल करके, ठीक है, 2 राज्य मिल करके एक जो है आयोग बना लेंगे, और वो आयोग दोनों राज्यों का पेपर कराएगा, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। और लास्ट में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये हेडिंग डाल लो। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना सुनते ही जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको दिक्कत हुई और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, और बोले हमको विभाजन चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो देखो यहाँ पे स्पष्ट किया कि 1946 में गठित, ठीक है, 1946 में गठित, यहाँ कर लेना 1900, यहाँ जो रेड है यहाँ पे कर लेना 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो 30 जून 1947 को जो है ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जो संविधान बन रहा है वो अगर वहीं लागू होगा जो उसको स्वीकार करेगा, जो नहीं स्वीकार करेगा उसके वहाँ पे लागू नहीं होगा, मतलब जिस प्रांत में
स्वीकार नहीं किया जाएगा, वहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है। और 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना किसे बोलते हैं? तो 30 जून बोल दिया क्या, 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। तो ये डेट ध्यान रखना, पूछते हैं डेट। ठीक है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो ये दोनों लोग को स्वीकार थी, क्योंकि क्यों स्वीकार हो गई दोनों लोग को भाई? कांग्रेस चाह रही थी कि विभाजन ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग को भैया अपना राष्ट्र बनाना था। ठीक है ना, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, वो अपना नया राष्ट्र बनाने के उसमें लगे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर, जब दोनों लोग मान गए ना, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर लागू हुआ। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। मतलब जो ये है ना, इसने क्या किया, ब्रिटिश राज समाप्त, अब से ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को इसने स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया। ठीक है ना, स्वतंत्र और संप्रभु। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमेनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाया। एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन हम लोग डोमेनियन थे कब से कब तक? 15 अगस्त। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम, भारत जो था वो एक डोमेनियन स्टेट था। ठीक है, डोमेनियन मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक तरह से ब्रिटिश पावर थी। ठीक है ना, संप्रभु तो था, वैसे स्वतंत्र और संप्रभु तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक तरह से डोमिनियन का मतलब समझते हो ना, कि एक तरह से जो है डोमेन। ठीक है ना, डोमेन पता होता है ना, डोमेन मैथ में पढ़ा होगा डोमेन। तो डोमेनियन था। और पाकिस्तान कब तक डोमिनियन था? पाकिस्तान था 1956 तक। पाकिस्तान आज़ाद तो साथ में ही हुआ था, लेकिन 1956 तक डोमिनियन था। ठीक है ना, इनका संविधान ही नहीं बन पा रहा था बेचारों का, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे ना इनके पास, इसलिए इनका संविधान जो है बनने में थोड़ी देरी लग रही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कब तक डोमिनियन थे हम लोग, डोमिनियन कब तक थे, मतलब आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हो गए, लेकिन डोमिनियन कब तक थे? 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन था। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ना तुम्हें कहीं मिलेगी ना तुम ढूंढ पाओगे उनमें से। आगे देखो, और बनकर तैयार हुआ और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 2 विभाजन हो गया, 2 डोमिनेंट बन गए, मतलब भारत और पाकिस्तान। ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा आता होगा कि 15 अगस्त को आज़ाद हो गए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। तो कैसे आज़ाद हुए? कि 14 अगस्त की रात को सब ब्रिटिशर जितने थे अपना बैग वैग लेके चले गए होंगे और हम लोग आज़ाद हो गए होंगे, है ना। तो ऐसे नहीं आज़ाद हुए थे। जिस दिन ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ, जिस दिन से, ठीक है ना, जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से हम आज़ाद माने गए। समझ में आया? ऐसे नहीं कि बस 15 अगस्त आया और सभी ये लोग अपना बैग वैग पैक किए, अपने ब्रिटिशर तो अपने सारा सामान लेके चले गए और हम आज़ाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश संसद से पास हुआ था ये बिल ब्रिटिश संसद से पास हुआ था। ठीक है, बिल मतलब ये कानून। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि इन दोनों देशों को ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता है। अगर चाहे तो अलग हो जाए, क्यों नहीं अलग होंगे? इसीलिए तो हम लड़ रहे थे इतने दिन से। ठीक है ना, तो एक तरह से कानून की भाषा में लिखा गया कि इन दोनों राष्ट्रों को जो है ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता है। तो बस जैसे ही ये लाइन लिखी और जैसे ही जिस दिन ये पेश क्या मतलब अप्लाई हुआ, लागू हुआ, उसी दिन से, लड़ तो इसीलिए रहे थे ना इतने दिन से कि हमको स्वतंत्र करो, उसी दिन से दोनों देश जो है स्वतंत्र हो गए। ठीक है ना, और इस कानून से ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त हो गया। ठीक है, ब्रिटेन में एक भारत सचिव का पद बनाया गया था ना, तो वो भी समाप्त हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है ना, हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के एक्ट तक। ठीक है ना, पूरा डिस्कस किया है। अगर वीडियो नहीं देखी है पिछली तो देख लेना, नहीं तो ये चीज़ें कम समझ में आएंगी और उसमें थोड़ा डिटेल में और बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
और इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्रियम्बल पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्रस्तावना पहले डिस्कस करेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, ताकि प्रस्तावना क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है ना, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड होता है वैसे प्रस्तावना भी जो है एक तरह से किसका आइडेंटिटी कार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसको पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना समझ लोगे, प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रस्तावना अगर तुम प्रस्तावना सबसे पहले तुम्हें याद कर लेनी है, ठीक है, फिर जो है उसको हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी तो हर पेपर में आती है ना, मतलब पॉलिटी तो मतलब छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम, अगर तुम पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी पूछी जाएगी, अगर पुलिस की कर रहे हो उसमें भी पूछी जाएगी, टीचर में तो पूछी ही जा रही है, ठीक है। सुपर टेट कर रहे हो, सी टेट की में भी पूछी जाती है, ईवीएस के नाम पे, उसमें भी पॉलिटी पूछ लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो इसको तैयार करते चलो, नोट्स बना लो, नोट्स वैसे बने हैं, इसको तो वैसे लिख लो सीधे सीधे, जो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट हैं, इतना मत लिखना, कुछ चीज़ें छोड़ देना जो क्या कहते हैं कि फैक्ट ना लगे तुम्हें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।